नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से यह बताने का प्रयास किया था कि आखिर कैसे दशक दर दशक भारतीय सिनेमा ने पाई पाई जोड़कर अरबों रुपए का एक शानदार साम्राज्य खड़ा किया था। किन फिल्मों ने और किन फिल्मी लोगों ने इस साम्राज्य को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन आज हम आपको उस एक ताकत के बारे में बताने वाले हैं जो दशक दर दशक फिल्मी लोगों के बदलते चेहरों के बावजूद भी बॉलीवुड को आगे बढ़ाने में लगी रही और उसे एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां आज भारतीय सिनेमा दौलत के मामले में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बना हुआ है। फिल्में बदलती रही, उनको बनाने वाले लोग बदलते रहे, लेकिन बदलते वक्त में जो एक बात हर बार कॉमन रही थी वो थे भारत के लोग, जिन्होंने हिंदी सिनेमा का साथ 20 के दशक में इसलिए दिया क्योंकि बॉलीवुड ने अपना सफर सनातन धर्म का हाथ पकड़कर शुरू किया था। 30 के दशक में इस कारण के साथ एक और बात जुड़ गई क्योंकि भारतीय सिनेमा आवाज आने के साथ मासूमियत से भर गया था। 40 और 50 के दशक में भी कारण बदलते रहे, लेकिन बॉलीवुड ने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा था। 60 के दशक में भारतीय सिनेमा में बिना किसी लाग लपेट के देशभक्ति फिल्मों का आगाज हुआ, जिसमें मनोज कुमार जैसे ए लिस्ट अभिनेताओं ने भरपूर साथ दिया। 70 के दशक तक आते आते वही मासूमियत एक बार फिर रोमांस के जरिए पर्दे पर नजर आई, जिसके वाहवाही में लोगों ने भारत को अपना पहला सुपरस्टार अभिनेता सौंप दिया, जिनका नाम राजेश खन्ना था। लोगों ने एक्शन और ड्रामा को भी प्यार दिया क्योंकि वहाँ भी तहजीब की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया गया था। अमिताभ बच्चन सदी के सबसे बड़े अभिनेता बने, वजह थी लोगों का प्यार, जो अगर नहीं मिलता तो कतार में खड़ा कोई भी हॉलीवुड सुपरस्टार या ताज हासिल नहीं कर सकता था। 80 के दशक में भारतीय सिनेमा ने वेस्टर्न तौर तरीकों का रुख किया और वहाँ के संगीत और संस्कृति को पर्दे पर लाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ भी भारतीयता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। 90 का दशक एक बार फिर रोमांस और पारिवारिक जीवन को पर्दे पर साकार करने का समय था, जिसे सिनेमा ने बखूबी तरह निभाया और भारत के पारिवारिक माहौल की प्रगाढ़ता और माहौल के किसी भी तबके को ठेस पहुंचाए बिना दिखाने में कामयाबी हासिल की। यहाँ तक के सफर में कुछ गानों के जरिए या फिर कुछ दृश्यों के जरिए बॉलीवुड से गलतियां भी हुई, लेकिन यहाँ काम करने वाले लोगों ने उन गलतियों को कभी भी अपनी तहजीब में शामिल करने का काम नहीं किया था। तहजीब और तौर तरीके अब भी मुंबई में किसी आईने की तरह साफ थे, जिसमें झांकने पर सिर्फ भारतीयता ही नजर आती थी। नई सदी का नया दौर कुछ बड़े तकनीकी बदलाव लेकर आया, जिनके जरिए एक तरफ जहां रोमांस पर्दे पर लोगों को प्यार सिखाता रहा, तो वहीं गदर जैसी फिल्में ये भी बताती रही कि देश सबसे बड़ा होता है। साल 1957 में पूरे विश्व को भारत माँ की तस्वीर से रूबरू कराने वाली सिनेमा ने इस बार अपने हौसले और एकता को दिखाती लगान के जरिए विश्व सिनेमा को चौंकाने का काम किया था। धीरे धीरे फिल्में बनती रही, लोगों का प्यार मिलता रहा, बॉलीवुड बड़ा बनता गया और दूर दराज कहीं कोने में एक सिनेमाई तबका ये सब देख रहा था। भारतीय सिनेमा का हिस्सा जो लगातार कोशिश कर रहा था कि लोग उसे पसंद करें, वो खुद को लोगों के सामने रखना चाहता था, लेकिन अभी भी वो सुदृढ़ता उसमें नहीं आई थी जिसकी जरूरत थी। बॉलीवुड भारत में अपनी पहली 100 करोड़ी फिल्म दे चुका था। 3 इडियट्स और तारे ज़मीं पर जैसी खूबसूरत और सच्चाई को करीब से दिखाने वाली फिल्में भी आ गई थी। लोग खुश थे कि हमारा सिनेमा अब भी बुलंदी पर पहुंचने के बावजूद जड़ों से जुड़ा हुआ है और भारत के हर हिस्से को पर्दे पर ला रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में बुलंदी पर पहुंचने से ज्यादा वहां पर टिके रहना मुश्किल होता है, और उससे भी मुश्किल होता है यह याद रखना कि हजारों लाखों दुआओं की सीढ़ियां बनाकर ही कोई शीर्ष पर पहुंच सकता है। हिंदी सिनेमा यह मुश्किल काम नहीं कर पाई और धीरे धीरे गलतियों की संख्याएं बढ़ने लगी थी। शुरुआत पीके से करते हैं, जिसमें हिंदी सिनेमा ने उस संस्कृति पर ही सवाल खड़े कर दिए जिसकी उंगली पकड़कर इसने चलना सीखा था। लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर इसे एक भूल मानकर फिल्म को सबसे बड़ी सफलताओं में शामिल करवा दिया गया। फिर यह सुनने को मिला कि अपनी तहजीब और तौर तरीकों पर इतराने वाले बॉलीवुड के कुछ बड़े लोग ड्रग्स और नशे का शौक रखते हैं। बात मुकदमे और बड़े विरोध तक पहुंच गई थी। यहाँ से निकलकर हिंदी सिनेमा ने भारत के समृद्ध इतिहास को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का काम शुरू किया, और ये सभी बातें लोगों की सहनशीलता और क्षमा शक्ति से परे थी। ऊपर से अच्छा काम करने वाले सुशांत सिंह राजपूत के साथ हिंदी सिनेमा में हुए दुर्व्यवहार की बातों ने भी लोगों के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। एक तरफ जहां यह सब हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम काल में पनपे और बड़े हुए एक हिस्से में एस राजमौली नाम का एक शख्स खड़ा हुआ और उसने अपने हिस्से की सिनेमा को बाहुबली सीरीज के जरिए जड़ों से जोड़े रखने का काम शुरू कर दिया। राजामौली ने भारतीय संस्कृति के 2 बड़े नियमों कर्तव्य निष्ठा और स्त्री सम्मान को आधार बनाकर बाहुबली जैसा सहकार स्थापित किया, जिससे उस दक्षिण सिनेमा को मुख्य धारा में आने का मौका मिला, जिसकी फिल्मोग्राफी में नायकन, हे राम, पुष्पक और दशावतारम जैसी फिल्में थीं। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर फिल्मों के नाम और दृश्य चुटकुले बनकर ही रह गए थे और लोगों का एक बड़ा हिस्सा इन चुटकुलों से रोमांचित हो रहा था।
राजामौली ने अपना सफर जारी रखा और बाहुबली के बाद RRR के जरिए दोस्ती और देशभक्ति को पर्दे पर साकार करने का काम किया। राजामौली के नक्शे कदम पर चलकर बाकी लोगों ने भी इस रास्ते पर कदम बढ़ा दिए और पुष्पा, KGF 2 के जरिए अपने अपने तरीके से लोगों को मनोरंजित करने का प्रयास किया और यह प्रयास भी सफल रहा। आज हिंदी सिनेमा के पास पैसा है, तकनीकी है, लगभग 90 देशों में फैला साम्राज्य भी है और उसे चलाने वाले लोग भी मौजूद हैं। लेकिन ये लोगों की संख्या और विश्वास ही होता है जो साम्राज्य की परिभाषा को पूरा करता है। लेकिन हिंदी सिनेमा के पास अब वो फिल्में नहीं हैं जिन पर लोग आंख मूंद कर भरोसा कर सके और यही कारण है कि सब कुछ होने के बाद भी यह साम्राज्य अंदर से खोखला हो चुका है। एक समय ऐसा था जब फाल्के साहब ने ईसा मसीह पर बनी फिल्म देखकर भारतीय संस्कृति को पर्दे पर उकेरने का काम शुरू किया था। एक समय था जब नौशाद साहब, शकील बदायूनी और मोहम्मद रफी की तिकड़ी ने बैजू बावरा के लिए मन तड़पत हरिदर्शन को जैसा कर्णप्रिय भजन बनाया था। एक समय था जब के आसिफ ने अकबर के हाथों नंदलाल को झूला झुलाते हुए दिखाया था। एक समय था जब के आसिफ और बदायूनी की जोड़ी ने लता मंगेशकर की आवाज का सहारा लेकर अनारकली के जरिए कहा था, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे। और एक समय था जब बॉलीवुड में जय संतोषी माँ जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों का निर्माण किया जाता था। कभी ईश्वर के चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भारतीय सिनेमा आज उसके वजूद पर ही सवाल खड़े कर रही है और इतिहास गवाह है कि इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर सवाल खड़े करने वाले लोग इतिहास के पन्नों में खुद एक सवाल बनकर ही रह गए थे। लेकिन अब भी उम्मीदें हैं, क्योंकि भारत के लोग कभी भी किसी से उम्मीदें रखना नहीं छोड़ते हैं, भले ही वो दुश्मन ही क्यों ना हो। और अब ये बची खुची उम्मीदें ही हिंदी सिनेमा के वजूद को बचाए हुए हैं। दूसरी तरफ दक्षिण भारतीय सिनेमा अपनी मर्यादा और जड़ों से खुद को जोड़े हुए रखकर भी बेहतरीन सिनेमा लोगों के सामने रख रहा है। और आज ये हाल है कि लोगों को तमिल, तेलुगु फिल्मों के जरिए अपना इतिहास और संस्कृति शानदार सुदृढ़ तकनीकी के साथ देखने को मिल रहा है। और खबरों की माने तो ये जारी भी रहेगा, क्योंकि राजामौली का एक शिष्य जहां भारतीय साहित्य के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज आनंद मठ को अपनी फिल्म 1770 के जरिए सामने रखने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वहीं मणिरत्नम जी पेनियम सेल्वन जैसे साहकार पर काम कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण प्रभास भगवान राम को बड़े पर्दे पर साकार करने वाले हैं। यानी कि दक्षिण भारतीय सिनेमा को अब वो रास्ता मिल गया है जिस पर चलकर बॉलीवुड एक समय में आसमान पर पहुंच गया था। लेकिन अब बॉलीवुड को अपना रास्ता बदलकर उसी सफर पर वापस लौटने की जरूरत है। अब यह बदलाव होगा या नहीं, इसका जवाब भविष्य पर छोड़कर फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। क्योंकि ये वीडियो हमारी ओपिनियन वीडियो थी, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में खुलकर अपने विचार रखें और ये बताएं कि आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं और कितने असहमत। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।